नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण का दूसरा अध्याय, जिसके अंतर्गत कवर करेंगे मानव पोषण को। मानव पोषण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं और ये जो आवश्यक तत्व हैं ये हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सोर्स क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके पहले लेक्चर के अंतर्गत, पोषण के अंतर्गत जो पहला लेक्चर था वो हमने इसके पिछले लेक्चर के अंतर्गत कवर किया था, जिसमें हमने पादप पोषण को समझा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अन्य जो फैक्ट थे वो सारे कवर किए, मुख्य जितने भी हो सकते थे वो कवर करने का प्रयास किया। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के पहले अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छी बात ही है, आपके लिए लेक्चर मिल रहे हैं, आगे चल के इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, फिर पटवारी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए वो भी यूज़फुल होंगे। पटवारी के साथ साथ व्यापम, एसआई, एसएससी तमाम एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। पहले आप कंसेप्ट समझ लें, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, और साथ ही साथ लाइक, शेयर और आगे इससे संबंधित नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, याद करते जाओ, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मानव पोषण यानी मानव के लिए किस किस पोषक पदार्थ की आवश्यकता है। तो देखो, ये जो लेक्चर है मुख्य रूप से इसमें समझने जैसा विशेष कुछ है नहीं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, आपको याद करने वाली, इसलिए मैं इसमें समझा कम, आपको याद ज़्यादा कराने का प्रयास कर रहा हूँ। वे पदार्थ जो मनुष्य की वृद्धि एवं जैविक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक, मानव ही नहीं बल्कि किसी भी जीव के लिए ऐसे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनको हम कहते हैं पोषक पदार्थ, यानी कि वो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थों को रासायनिक संगठन के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया, यानी कि हम जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो मुख्य रूप से इन 6 चीज़ों को खाते हैं। छठवा जो पानी है उसको पीते हैं, बाकी को खा जाते हैं। यानी कि खाने के रूप में हम क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और वसा खाते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो अभी हमने 3 समझे, इन तीनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है गुरु पोषक तत्व। क्या बोला जाता है? गुरु। जबकि नीचे जो लिखे हैं आपके विटामिन, खनिज और फाइबर यानी कि जल भी इसी में शामिल कर लो, तो मुख्य रूप से इनको कहा जाता है लघु पोषक तत्व, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए उनकी अपेक्षा कम आवश्यक है, लेकिन आवश्यक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लें कि जो भी आपके गुरु पोषक तत्व अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 हैं, इन तीनों से हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, बल्कि विटामिन, खनिज और जल से हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। लेकिन ऊर्जा प्राप्त न होने के बाद भी हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि अगर विटामिन नहीं होगा तो विटामिन की कमी से रोग होंगे। ठीक है, जैसे विटामिन ए की कमी से ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से डी, अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। खनिज लवण भी आवश्यक है, जैसे कि आपके शरीर में आयरन की भी आवश्यकता है, आयरन नहीं होगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। तो हमारे शरीर के लिए क्या है कि लवण भी आवश्यक है, खनिज भी आवश्यक है और जल तो है ही सही। हर एक व्यक्ति को गर्मी के मौसम में लगभग 8 लीटर, सर्दी के मौसम में लगभग 6 लीटर पानी पीना चाहिए और इतना पानी पीना ही चाहिए। यदि पानी नहीं पीते हैं तो पानी न पीने के कारण हमारे शरीर का जो विकास है वो अवरुद्ध होता है, यानी कि रुक जाता है। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो 3 लिखे हैं इन तीनों को हम क्या कहते हैं? गुरु पोषक तत्व। नीचे तीनों वालों को कहते हैं हम लघु पोषक तत्व। और गुरु पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लघु पोषक तत्व ऊर्जा नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म जो क्रिया हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं, उनको करवाने में सहायता देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा गुरु पोषक तत्व यानी कि मैक्रो न्यूट्रिशन कहलाते हैं, जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, ये फैक्ट नोट कर लेना। फिर उसके बाद विटामिन, खनिज, लवण और कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि आपकी एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इन सभी को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? लघु पोषक तत्व कह देते हैं। इनमें जल शामिल नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए ऊपर लिखे हैं क्योंकि इतना हमको अभी पढ़ना है।
ठीक है, जिनके शरीर के लिए आवश्यकता जो है वो कम मात्रा में ही सही लेकिन होती है। तो लघु पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? विटामिन शामिल है, खनिज शामिल है और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, जिसके अंतर्गत आपका एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये कुछ एसिड हैं जिनकी आवश्यकता भी हमारे शरीर को कुछ मात्रा में होती है। नहीं होगी तो इनकी कमी से रोग होने लगेंगे। ठीक है, तो ये लघु पोषक तत्व और वो गुरु पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व में जल शामिल नहीं है, गुरु पोषक तत्व के अंदर 3 शामिल हैं और ये मेंस में लिखने को भी आया था। गुरु पोषक तत्व इतना ही लिखा था। तो गुरु पोषक तत्व में आप क्या लिखेंगे? भोजन के रूप में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को संयुक्त रूप से गुरु पोषक तत्व कहते हैं, जो शरीर की ऊर्जा निर्माण या ऊर्जा बनाने में आवश्यक होते हैं। ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट से इतनी, वसा से इतनी और प्रोटीन से इतनी इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरीके से हमको आंसर कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल जानकारी जो इससे संबंधित है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। सारी चीजें इसमें कंप्लीट कर देंगे तो 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और फिर एक समय के बाद देखते देखते क्या है कि बोर हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे लेक्चर में इसको डिवाइड करके आप तक पहुंचाया जाएगा, जिससे आप क्या कर सकें, इनको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। इनका नोट्स बनाना है और इनको याद कर लेने हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य के शरीर की ऊर्जा हेतु अति आवश्यक जो भोज्य पदार्थ है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर की लगभग 50 से 55%, लगभग 50% भी लिख सकते हैं, 50% ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर देता है। जीवों में संचित ऊर्जा पॉलीसैकेराइड के रूप में होती है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन वो मुख्य रूप से जंतुओं की क्या होती है, स्टोर एनर्जी होती है, जो एक प्रकार का क्या पॉलीसैकेराइड है। देखो, इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पादप हो या जंतु हो, दोनों का मुख्य रूप से ऊर्जा का जो स्रोत है वो ग्लूकोज ही है। वो क्या है? ग्लूकोज। दोनों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है, लेकिन पादप की संचित ऊर्जा यानी कि ये ग्लूकोज पौधों के अंदर जो स्टोर हो रहा है वो स्टार्च के रूप में हो रहा है। अर्थात स्टार्च को क्या कह रहे हैं हम? पादप की संचित ऊर्जा कह रहे हैं। जबकि यही ग्लूकोज जंतु के अंदर स्टोर हो रहा है तो किस रूप में हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अर्थात ग्लाइकोजन को जंतु की स्टोर एनर्जी कहते हैं। और ये दोनों क्या बल्कि तीनों, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे क्या हैं? एक प्रकार के मतलब कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें से ये दोनों क्या हैं? आपके पॉलीसैकेराइड फॉर्म में है और ये मोनोसैकेराइड फॉर्म में। ठीक है, तो जंतु की स्टोर एनर्जी क्या है? आपकी ग्लाइकोजन है, जो कि एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, जैसे पौधों की स्टार्च स्टोर एनर्जी है, जबकि जंतुओं की क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। अर्थात इसको जंतु की स्टोर एनर्जी कहते हैं और स्टार्च को पादप की स्टोर एनर्जी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण जब होगा, यानी कि इससे जब ऊर्जा बनेगी तो आपको लगभग 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि 1 ग्राम यदि आप क्या खाते हैं? ग्लूकोज खाते हैं, तो 1 ग्राम ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ये याद रख लेना। अब कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका मोनोसैकेराइड, एक है आपका ओलिगोसैकेराइड और है आपका तीसरा पॉलीसैकेराइड। यानी कि 3 प्रकार के सैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आपने पढ़ा होगा कि यार डाइसैकेराइड तो इसमें है ही नहीं, तो अफसोस नहीं करना, डाइसैकेराइड इसी में ही है। कि मोनोसैकेराइड यानी कि एक ही प्रकार का अणु जो है वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। और यदि 1 से अधिक है, लगभग 2 से लेकर 10 सैकेराइड के मॉलिक्यूल अगर होते हैं, आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाता है आपका ओलिगोसैकेराइड। और यदि इसके अंदर जब 2 मिलके एक अणु बनाते हैं तो वो कहलाता है डाई सैकेराइड, 3 मिलके बनाते हैं तो ट्राई सैकेराइड, 4 मिलके बनाते हैं तो टेट्रा सैकेराइड। यानी कि 2 से लेके 10 के बीच में अगर मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर किसी एक अणु का निर्माण कर रहे हैं तो कहलाता है वो ओलिगोसैकेराइड। यानी कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 10 मोनोसैकेराइड होंगे और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत 10 से ज्यादा होंगे। ठीक है, और इनके उदाहरण याद कर लेना, परीक्षा में उदाहरण बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। मोनोसैकेराइड का उदाहरण है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
और गैलेक्टोज। ये तीन जो उदाहरण हैं आपके, वो किसके उदाहरण हैं? मोनोसैकेराइड। यानी कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत तीन प्रकार के अणु पाए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत होते हैं आपका सुक्रोज, माल्टोज और तीसरे नंबर का लैक्टोज। लैक्टोज दूध में होता है, आगे चल के इसको पढ़ेंगे अपन। पाचन की क्रिया में भी हमको ये क्या है, हेल्प करेंगे। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत पहला उदाहरण है आपका स्टार्च, दूसरा उदाहरण है आपका ग्लाइकोजन और तीसरा उदाहरण है आपका सेल्यूलोज। ठीक है। चौथा उदाहरण आप ग्लाइकोजन भी लिख सकते हैं, काइटिन भी लिख सकते हैं, ये भी एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड होते हैं। लेकिन इतने याद कर लो, तीन तीन याद कर लो तो भी काम चल जाएगा। मोनोसैकेराइड के उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। साथ ही साथ बोलते जाओ, कहीं पे भी बैठे हो आप, कहीं पे भी लेक्चर देख रहे हो, साथ ही साथ मन में दोहराओ। अगर बाहर बोल नहीं सकते हो, कहीं लाइब्रेरी में बैठे हो, तो मन में दोहराओ। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। साथ ही साथ दो और बताए थे मैंने, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो हो ही गया, मतलब काइटिन, और काइटिन के साथ साथ बस इतना ही तो है, चार ही है, काइटिन, काइटिन और जुड़ जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये कुछ आपके उदाहरण हुए। ठीक है। इसके बाद आगे चलें अपन, आगे देखें मोनोसैकेराइड के बारे में। तो यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कैसा है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। अब एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में पूछते हैं उन पर चर्चा करते हैं। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से तुरंत शक्ति देने वाला कौन सा खाद्य पदार्थ है, तो आपको लगा देना है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। ज्यादा नहीं, ज्यादा देने वाला फैट है, अपन वो बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे जल्दी यानी कि तुरंत ऊर्जा देने वाला कोई पदार्थ है तो वो है ग्लूकोज। गैलेक्टोज प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। गैलेक्टोज जो है वो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। फ्रक्टोज जो है वो फलों से प्राप्त की जाने वाली जो शर्करा होती है, फ्रूट से जो शर्करा प्राप्त की जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। यानी कि फ्रक्टोज जो है वो फलों से प्राप्त की जाने वाली शर्करा है, जो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है? फ्रक्टोज है। जो कहाँ से प्राप्त की जाती है? वो फलों से प्राप्त की जाती है। ठीक है। शहद जो है, शहद के अंदर लगभग 38.2% मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है और 31% मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको लगा देना है कि मुख्य रूप से जो शहद होता है उसके अंतर्गत आपका फ्रक्टोज होता है। शहद के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाई जाती है। हालांकि ग्लूकोज भी होता है, लेकिन ग्लूकोज से ज्यादा फ्रक्टोज होता है। और फ्रक्टोज जो है वो फलों से प्राप्त की जाने वाली शर्करा होती है, जो सबसे मीठी शर्करा होती है। अब अपन घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? चीनी। चीनी कैसे मिलके बनी है अभी अपने को वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड देखें तो यह मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनता है। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जब दो अणुओं से मिलकर बनता है तो इसको डाइसैकेराइड कहते हैं, जो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है। इसलिए इसे डाइसैकेराइड भी कहा जाता है, कहीं कहीं किताबों में मिल जाएगा। आधारभूत सूत्र अगर इसका देखें तो ये उसका आधारभूत सूत्र है C12H22 और O11, ये उसका आधारभूत सूत्र है। और इसके उदाहरण हैं आपके सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। लैक्टोज दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा होती है। माल्टोज जो है वो आलू, जब आलू को हम खाते हैं तो आलू में होता है स्टार्च, और स्टार्च बाद में जब कन्वर्ट होता है तो माल्टोज में हो जाता है। ठीक है। और सुक्रोज जो है वो आपकी जो चीनी है, शक्कर, उस शक्कर के अंदर पाया जाता है आपका सुक्रोज। ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सुक्रोज जो है वो घरों में प्रयुक्त किए जाने वाली शर्करा होती है। यानी कि घर में जो आप चीनी खा रहे हैं वो जो चीनी है वो मुख्य रूप से क्या है? सुक्रोज है। और सुक्रोज क्या है? एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। सुक्रोज किन किन से चीजों से मिलके बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से याद कर लेना, जैसे मोनोसैकेराइड
मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आएंगे आपके ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फिर उसके बाद आएंगे आपकी ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड जिसके अंतर्गत आएंगे आपके सुक्रोज, सुक्रोज के बाद, सुक्रोज के पहले अपन माल्टोज लिख देते हैं ना, माल्टोज, फिर सुक्रोज, क्यों लिख रहा हूं मैं अभी बताऊंगा, है ना, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। ये तीन उदाहरण हैं आपके ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड समझ लो आप, ठीक है। माल्टोज जो होता है वो मुख्य रूप से बराबर बना देते हैं, बराबर, माल्टोज जो है वो आपके ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है आपका एक माल्टोज, इसीलिए डाइसेकेराइड हुआ ना कि दो सेकेराइड के अणु, ठीक है। सुक्रोज जो है वो आपका ग्लूकोज प्लस जो फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज से मिलके बनता है, तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएंगे तो बन जाएगा आपका सुक्रोज, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज मिला तो माल्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला तो सुक्रोज, अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाएगा तो लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस आपका क्या, गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज अगर आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा आपका लैक्टोज। तो ये परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में सुक्रोज का निर्माण किससे होता है, तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। अब फ्रक्टोज क्या है, तो फ्रक्टोज के बारे में हमने पढ़ लिया है कि भैया फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है जो फलों से प्राप्त होती है, ठीक है। ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देने वाला पदार्थ होता है, गैलेक्टोज बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाला शर्करा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें माल्टोज, तो ये माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है। सुक्रोज यानी कि घरों में जो इस्तेमाल की जाने वाली चीनी है वो सुक्रोज होती है, और सुक्रोज जो है वो मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है, इसीलिए चीनी मीठी है क्योंकि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है और चीनी के अंदर फ्रक्टोज पाई जाती है, इसलिए चीनी मीठी होती है। लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है, तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो लैक्टोज है और जो मुख्य रूप से ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे अपने पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आएंगे आपके स्टार्च, स्टार्च जो है वो मुख्य रूप से माल्टोज के कई अणुओं के आपस में मिलने से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका ग्लाइकोजन, इस प्रकार से ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, ये सारे उदाहरण आएंगे आपके पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत। अभी हमने क्या पढ़ा, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड जो है वो मुख्य रूप से मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, जिसके अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। सुक्रोज जो है वो घरों में इस्तेमाल की जाने वाली शर्करा होती है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। सुक्रोज मुख्य रूप से गन्ने से पाए जाने वाली शर्करा होती है, यानी गन्ने से आप जो शर्करा बना रहे हैं वो मुख्य रूप से क्या कहलाती है, सुक्रोज कहलाती है। याद कर लेना इसको, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यानी कि आप जो घर में शक्कर चीनी खा रहे हैं वो चीनी के अंतर्गत क्या है, आपका ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, दो चीजें हैं, ठीक है। और सुक्रोज मुख्य रूप से किससे बन रही है, तो गन्ने से बन रही है, ठीक है। गन्ने से जो शर्करा बन रही है वो क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। और वो गन्ने से इसलिए बन रही है क्योंकि मीठी ज़्यादा होती है, उसके अंदर फ्रक्टोज भी पाया जाता है। माल्टोज जो है, माल्टोज मुख्य रूप से जौ से प्राप्त होता है। जौ से क्या प्राप्त होता है, आपका माल्टोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, यानी कि दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है आपका माल्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है जो मुख्य रूप से दूध से प्राप्त होता है, यानी कि लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो पॉलीसेकेराइड ये अनेक मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर बनता है। इसका आधारभूत जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है, एक ब्रैकेट छूट गया है वो मैं लगा देता हूं, ये C6H11O5
n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सैकेराइड के, ठीक है। यह जल में अघुलनशील होता है, यानी कि जो आपका पॉलीसैकेराइड है वो पॉलीसैकेराइड क्या है, जल में घुल नहीं सकता। हालांकि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड जो थे वो जल में घुल सकते थे, ठीक है, लेकिन ये जल में नहीं घुल सकता, इसीलिए तो चीनी घुल जाती है, ठीक है। यह पौधों से प्राप्त होते हैं, ये मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड जो है वो पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका स्टार्च है, जैसे ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है और काइटिन। ये 4 जो उदाहरण हैं ये पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। और पॉलीसैकेराइड जो है वो मुख्य रूप से कई प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बनता है। स्टार्च पौधों की, ग्लाइकोजन जंतुओं की संचित ऊर्जा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं 3 से 4 बार बता चुका हूं, और अब तो इसको लिख ही लेना, नहीं तो इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, लिख लेना कुल मिला के। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, यानी कि ये कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या क्या चीजें हम खाएं जिससे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी हो। तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में आवश्यक होता है, सहायक होता है। इसके मुख्य सोर्स जो है वो शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ठीक है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, ये आदि और भी हैं बहुत सारे, आदि इतने लगा दिए अपन ने। इतने जो सोर्सेस हैं वो किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका निर्माण कई मोनोसैकेराइड के अणुओं के एक बड़ी संख्या में आपस में जुड़ने से होता है, ठीक है। और ये जब आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, इस बॉन्ड का नाम याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि पॉलीसैकेराइड का जो निर्माण है वो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जुड़ने से होता है। ये मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ गए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, और इसके बाद ये बन गया आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक है। स्टार्च एवं सेल्यूलोज दोनों का सोर्स वनस्पति होता है, यानी कि सेल्यूलोज भी पौधों से प्राप्त होता है, स्टार्च भी पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। दोनों बहुलक यानी कि पॉलीमर्स होते हैं तथा दोनों ग्लूकोज अणुओं से निर्मित होते हैं। मंड यानी कि स्टार्च पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जबकि सेल्यूलोज जो है पौधों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल में पाया जाता है। नॉर्मल सा फैक्ट है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कोशिका वाले चैप्टर के अंतर्गत, कि सेल्यूलोज जो है वो कहाँ पाया जाता है, सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका उसके चारों ओर कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या काम कर रहा है, तो हमारे शरीर में भोजन का एक मुख्य भाग होता है। यह ऑक्सीजन की प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने भोजन किया, भोजन के सोर्सेस हमने देखे, अगर हम भोजन करेंगे तो भोजन के बाद हमारे शरीर के अंदर जब पाचन की क्रिया होगी तो पाचन की क्रिया के बाद अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाएगा, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सब बन जाएंगे। तो जब ये बन जाएंगे ग्लूकोज वगैरह, तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल भी बनाते हैं आगे चल के, ठीक है। आयुर्वेद में ऊर्जा को तात्कालिक यानी कि इंसिडेंट सोर्स के रूप में शहद का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने आयुर्वेद वगैरह अगर पढ़ा होगा तो अगर हमने देखा है कि शरीर में तुरंत ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो शहद का यूज करते थे। आज किसका कर रहे हैं, शक्कर का कर रहे हैं, क्योंकि शर्करा किससे बनी है, शक्कर किससे बनी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और फ्रक्टोज सबसे मीठी होती है, ठीक है, और उसमें ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज सबसे जल्दी एनर्जी दे देता है। कार्बोहाइड्रेट के अन्य कार्यों में देखें तो कार्बोहाइड्रेट वनस्पति में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, जो इसकी स्टोर एनर्जी, यानी कि अब हम नवरात्रि का फास्ट रखेंगे तो 9 दिन खाना नहीं खाएंगे तो 9 दिन हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, इसी स्टोर एनर्जी से मिल जाएगी। लकड़ी, क्या लिखा है, लकड़ी के रूप में सेल्यूलोज का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है, यानी कि सेल्यूलोज का यूज फर्नीचर बनाने में भी किया जा रहा है। वस्त्र, कागज और लेकर, निस्वन, महानिर्माण, मध्य निर्माण यानी कि जो नशे वाली वस्तु हैं आदि उद्योगों में भी कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, उपयोगी भी है और उपयोगी के साथ साथ खत्म भी हो गया है। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे,
प्रोटीन और वसा को पढ़ेंगे। यानी कि पोषण के अंतर्गत 2 लेक्चर पढ़े। एक लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा क्या, पादप पोषण, दूसरे आज लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट। अब मानव पोषण के अंतर्गत अगला जो लेक्चर होगा वो प्रोटीन और वसा से संबंधित होगा। फिर उसके बाद विटामिन, आगे चल के ऐसे सोर्सेस बढ़ते जाएंगे, लेक्चर बढ़ते जाएंगे और संख्या बढ़ती जाएगी, और इन बढ़ती हुई संख्या को आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं, जिससे आपके नंबर भी बढ़ते जाएंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ जाएगी, और इससे क्या है कि आपके लिए वीडियो आते रहेंगे तो वीडियो की संख्या भी बढ़ जाएगी। हमारा मोटिवेशन आपका साथ सबका विकास। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।